हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनर गर्ल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसमें टॉप लैन वांगजी है और बॉटम वी यिंग है। ये एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और टॉक्सिक बोल सकते हैं एफएफ होने वाला है। और जिन्हीं लोगों को मैं पहले बता दी हूँ मतलब पेनफुल चीज़ें पसंद है तो प्लीज़ वो लोग न देखें। तो चलिए पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। इस एफएफ का नाम है यू आर द कर्स ऑफ माई लाइफ। ओके, तो इस स्टोरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। हमारे वांगजी और वी यिंग दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। वी यिंग वांगजी की लाइफ में अचानक से आ जाएगा। वी यिंग को वांगजी से बहुत प्यार हो जाएगा, लेकिन वांगजी कुछ ऐसा करेगा जिससे वी यिंग पूरी तरह से टूट जाएगा और उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाएगा। कुछ सालों के बाद जब वो फिर से मिलेगा तो वी यिंग को यकीन नहीं होगा कि वो इस इंसान को कभी दोबारा भी देख पाएगा। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं ना तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं, यू आर द कर्स ऑफ माई लाइफ। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं स्टोरी के। ये है लैन वांगजी जो कि चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा है और पूरी तरह से एक स्पॉइल्ड किड है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी पार्टी में जाना, किसी को मारना या फिर किसी के साथ भी हैंग आउट करना। इसके लिए कोई नई बात नहीं है, ये अक्सर ऐसा करता रहता है। इसके डैड बहुत ही ज़्यादा अमीर है, चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है। वांगजी के डैड वांगजी को बहुत बार मना भी करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानता। वांगजी ऐसा इसीलिए बन गया है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ बहुत साल पहले हो चुकी थी, जब वो लगभग 10 साल का था। उसके बाद से उसके डैड पूरी तरह से टूट चुके थे। उसकी मॉम की डेथ ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिस वजह से वो अपने टाइम को बिजी रखने के लिए पूरा दिन अपने ऑफिस में ही रहते थे। और उसके बड़े भाई जो कि उससे उम्र में 6 साल बड़े थे, जिनका नाम लैन सेचन था, वो ही अपने छोटे भाई की मदद करते थे, उसे संभालते थे। उनके डैड उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे क्योंकि जब जब वो अपने बच्चों को देखते थे तब तब उन्हें अपनी वाइफ की याद आती थी और वो इसीलिए अपने बच्चों से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। लैन सेचन ने वांगजी को बहुत मुश्किल से संभाला है और उन्होंने उसको इतना बड़ा बनाया है, लेकिन वक्त के साथ वांगजी पूरी तरह से बदल गया। वो अपने आप को बाहर बिजी रखने लगा। लैन सेचन वांगजी की इस कंडीशन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका भाई किसी गलत राह पर चला जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वांगजी पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका था। वांगजी के डैड ने जब तक उस पर ध्यान देना शुरू किया तब तक बहुत देर हो गई थी। अब वांगजी बिल्कुल भी चेंज हो चुका था। वो किसी की बातें सुनना तो दूर, वो ज़्यादातर घर पर भी नहीं रहता था। वो बहुत ही कम घर पर आता था और जब भी वो घर पर आता तो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता था। और अपने डैड की तो वो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता था क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से इतने पेन में छोड़ दिया हो, वांगजी उससे कभी मिलना नहीं चाहता था। इसीलिए वो जब उसके डैड घर पर होते थे तब वो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं आता था। वांगजी अपने ज़्यादा टाइम को क्लब में अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में बिता दिया करता था। वांगजी के डैड ने उसे सुधारने के लिए उसका एडमिशन गुसू की एक बहुत ही बड़ी फेमस क्लाउड रिसर्च यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। वांगजी मना करना चाहता था, लेकिन लैन सेचन ने भी वांगजी को समझाया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वांगजी बार बार अपने ब्रदर के कहने पर मान जाता है। वांगजी अपने ब्रदर से कॉलेज को लेकर बातें करने के बाद अपने रूम में आता है और वो अपना फ़ोन निकालता है और अपने सभी दोस्तों को बता देता है कि वो इस साल क्लाउड रिसर्च यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसके डैड ने उसे कहा है। लैन वांगजी के सारे फ्रेंड्स भी बोल देते हैं कि ठीक है, तो वो सभी भी वहीं पर एडमिशन लेंगे। वांगजी बहुत खुश हो जाता है। वांगजी फिर अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए बुला लेता है और वो 1 घंटे के बाद अपने घर से निकल जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए। लैन सेचन वहीं घर में ही थे। लैन सेचन सोफे पर बैठे हुए थे और वो अपने कुछ काम को कर रहे थे। तभी लैन सेचन के डैड मिस्टर लैन वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, सेचन, वांगजी कहाँ है? लैन सेचन जब अपने डैड की आवाज़ सुनता है तब वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, डैड क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मिस्टर लैन सेचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ, ये देखो। फिर वो उनके सामने कुछ फ़ोटोज़ को फेंकते हैं। लैन सेचन उन फ़ोटोज़ की ओर देखता है जो नीचे टेबल पर गिरी हुई थी। सेचन जब उन्हें देखता है तो वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और बोलता है, डैड, आप वांगजी को जानते हैं, आप क्यों बार बार उसके पीछे इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं? मिस्टर लैन सेचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, सेचन,
ये क्या तरीका है, आखिरकार ये लड़का कब सुधरेगा। सचिन अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड, उसे ऐसा बनाया किसने है? आपने उसे मजबूर किया है कि वो इस तरह से बन जाए। अगर आपने पहले उस पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसा न होता। सॉरी डैड, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। मिस्टर लैन वहीं अकेले उस हॉल के अंदर खड़े रह जाते हैं। मिस्टर लैन फिर वापस अपने रूम में आते हैं और अपनी वाइफ की फोटो के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी ली। मैं हमारे बच्चों का ख्याल नहीं रख पाया। आज मेरी वजह से ही वांग जी इस तरह का हो गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। ये मेरी ही गलती है जो मैंने उस दर्द में अकेला छोड़ दिया था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो नीचे वहीं फ्लोर पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। और अब हम देखते हैं एक लड़के को जिसके हाथ में एक पेपर था और वो भागते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। वो लड़का भागते हुए अपने घर की ओर आ जाता है, जल्दी से डोर को ओपन करता है और अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त उसकी शीजे कहाँ होगी। वो भागकर किचन में आता है और अपनी शीजे को पीछे से हक करता है और बोलता है, शीजे, आपको पता है आज क्या हुआ? उसकी शीजे जो वहाँ पर खाना बना रही थी वो स्माइल करती हैं और जल्दी से अपने फेस को टर्न करती हैं और बोलती हैं, आशियन क्या हुआ, बताओ मुझे। वो लड़का जल्दी से उसके सामने एक पेपर को देता है और बोलता है, शीजे ये देखिए, आपके आशियन को कुसू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। जियांग यानली जब ये सुनती है तब वो खुश होती हुई बोलती है, क्या? तभी वो लड़का बोलता है, हाँ शीजे ये देखिए, उन्होंने मुझे लेटर भेजा है। जियांग यानली उस लेटर को लेती हैं और उसे रीड करती हैं। सब रीड करने के बाद जियांग यानली खुश होती हैं और बोलती हैं, कांग्रेचुलेशन आशियन, मैं बहुत खुश हूँ कि बीजिंग तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। गुसू यूनिवर्सिटी चाइना की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। बीजिंग बोलता है, हाँ शीजे। तभी वहाँ पर एक और अनोइंग वॉइस में कोई बोलता है, शीजे आपको डबल खुश होना चाहिए मेरा क्योंकि मेरा एडमिशन भी गुसू में हुआ है और उसी यूनिवर्सिटी में हुआ है, क्योंकि आपके ब्रदर ने भी उस एंट्रेंस एग्जाम का टॉप किया है। जब जियांग यानली ये सुनती है तब वो भी खुश हो जाती है और बोलती है, क्या? तभी जैंग आगे आता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, देखिए। जियांग यानली उस लेटर को भी रीड करती है और वो जल्दी से अपने दोनों ब्रदर्स को हक करती है और बोलती है, चैंग वी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों भाई इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और उन दोनों का एडमिशन चाइना की मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी में हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वीजिंग और जैंग चैंग दोनों ही बोलते हैं, हाँ सीजे। तभी वहाँ पर मैडम यू और जियांग फेंगम्यान आते हैं। वो जब अपने बच्चों को इस तरह देखते हैं तब मैडम यू जल्दी से बोलती हैं, क्या हो गया, तुम लोग इतने खुश क्यों हो? जल्दी से वो तीनों अलग होते हैं और जियांग यानली भागते हुए जाती हैं और बोलती है, माँ, पिताजी, हमारे आशियन और वीजिंग का एडमिशन हुआ है, वो भी चाइना की मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी क्लाउड रेसेस में। जब मैडम यू और जियांग फेंगम्यान ये सुनते हैं तब उनके फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो बोलते हैं, क्या सच में? वेइजिंग और जैंग चैंग आगे आते हैं और बोलते हैं, हाँ। जैंग चैंग बोलता है, हाँ माँ, हम दोनों ने ही उस एग्ज़ाम को टॉप किया है। जियांग फेंगम्यान भी बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चों। वेइजिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है, अंकल, आंटी, थैंक यू सो मच मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए। मैडम यू जल्दी से आगे आती हैं और वो वी जिंग को हग करते हुए बोलते हैं, वी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस तरह से बातें नहीं करोगे। वी जिंग बोलता है, आई एम सॉरी। मैडम यू वी जिंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है, आई एम सॉरी मॉम। मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलती हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे दोनों बच्चों को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, तो चलो क्यों ना हम इसे एंजॉय करें। वी जिंग और जियांग चैंग जियांग यानली जब ये सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ, हम सब डिनर के लिए बाहर चलते हैं। जियांग फेंगम्यान बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सब चलते हैं। वी जिंग और जियांग चैंग जियांग यानली बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं रेडी होने के लिए। जियांग फेंगम्यान स्माइल करते हैं। मैडम जी उनके पास आती हैं और उन्हें हग करते हुए बोलती हैं, फेंगम्यान, मैं बहुत खुश हूँ कि वी जिंग और जियांग चा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तभी मैडम यू जियांग फेंगम्यान के फेस की ओर देखती हैं, तब वो वरिड होते हुए पूछती हैं, क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं मुझे? जियांग फेंगम्यान यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्यों, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चों का एडमिशन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि गुसू क्लाउड रेसेस यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और वहाँ पर सिर्फ अमीर बच्चों के ही बच्चे आते हैं जो कि पूरी तरह से स्पॉइल्ड होते हैं। मुझे मेरे बच्चों को लेकर डर लग रहा है, अगर कुछ गलत हुआ तो हम क्या कर पाएंगे।
क्योंकि मैंने उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी है। वो जितनी ही आलीशान है उतनी ही ज़्यादा वो खतरनाक भी है। मैं आए दिन उसके बारे में कुछ नई चीज़ें सुनता रहता हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैडम यू जैंग फेंगम्यान की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और वो सब अच्छे से संभाल लेंगे। फेंगम्यान बोलते हैं, हाँ मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे वहाँ पर अच्छे से रहें। इसके बाद जियांग फेंगम्यान बोलते हैं, ठीक है चलो अब हम भी रेडी हो जाते हैं। जियांग फेंगम्यान और मैडम यू भी फिर अपने रूम में चले जाते हैं रेडी होने के लिए। मैडम यू और जियांग फेंगम्यान एक कोई बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। वो एक छोटी सी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जियांग फेंगम्यान और मैडम यू दोनों ही एक कंपनी में जॉब करते हैं और बहुत ही खुश हैं अपने तीनों बच्चों के साथ। जियांग चैंग और जियांग यानली और वी जिंग उनके 3 बच्चे हैं। वी जिंग को उन्होंने अडॉप्ट किया था क्योंकि वी जिंग के पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और वी जिंग उस वक्त बहुत छोटा था। जियांग फेंगम्यान वी जिंग के माता पिता के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो जब उन्होंने वी जिंग को ऐसे रोते हुए देखा वहाँ पर, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो वी जिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। इस बात पर मैडम यू भी उनकी साथ सहमत थी और वो वीजिंग को लेकर अपने घर आ गए। जियांग चैंग और जियांग यानली भी वीजिंग से बहुत प्यार करते हैं और वो उसे अपनी एक फैमिली मेम्बर की तरह ही रखते हैं। वीजिंग भी अपने दोनों भाई बहनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। 1 घंटे के बाद वो सभी लोग रेडी होकर नीचे आते हैं और सभी लोग बाहर डिनर करने के लिए चले जाते हैं। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी आराम से अपने रूम के अंदर सोया हुआ था क्योंकि कल रात के हैंगआउट के बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था और उसके फ्रेंड्स ही उसे बहुत मुश्किल से घर लेकर आए थे। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। उस फ़ोन की रिंगटोन को सुनने के बाद वो अपने फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, हेलो, इस वक्त मुझे कौन कॉल कर रहा है। तभी दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है, हे वांग जी, क्या हुआ, तुम अभी भी तुम्हारा हैंगआउट उतरा नहीं है। वांग जी इरिटेट होते हुए बोलता है, नहीं हुसैन, क्या है तुम्हें, मुझे इतनी मॉर्निंग को कॉल क्यों कर रही हो। तभी फ़ोन की दूसरी ओर से आवाज़ आती है, वांग जी क्या कहा तुमने, मॉर्निंग, हाँ तुम्हें पता भी है 1 बज रहा है और आज फिर से तुमने लेक्चर को मिस कर दिया है, तो क्या तुम अब कष्ट करोगे वापस को ले जाने का। वांग जी बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। नी हुसैन बोलता है, ओ वाह बहुत अच्छी बात है वांग जी, जल्दी से कॉलेज आ जाओ, फिर उसके बाद हम नाइट को हमारे फार्म हाउस पर चलेंगे। आज तुम जानते हो ना कि वेंचो पार्टी देने वाला है कल की हार की वजह से। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, तो फिर हम मिलते हैं। ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है। ये हुसैन अपने फ्रेंड्स की ओर देखता है और बोलता है, गाइस तुम लोग चिंता मत करो, वांग जी आ रहा है, तो फिर आज की पार्टी का प्लान पक्का। तो वो सभी लोग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल पक्का है, तो हम नाइट को मिलते हैं। वो सभी लोग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इसके बाद वो सब भी वहाँ से चले जाते हैं अपने अलग अलग क्लासेस को अटेंड करने के लिए। वांग जी वापस बेड से खड़ा होता है और वॉशरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। आधे घंटे के बाद वो रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है कि उसके ब्रदर और उसके डैड डिनर टेबल पर बैठे हुए थे और वो डिनर कर रहे थे। जैसे ही विंग के डैड की नज़रें वांग जी पर जाती हैं, वो बोलते हैं, वांग जी क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। वांग जी बिना उनसे कुछ कहे सीधा वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिस्टर लैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लैन सेजन चुपचाप ये सब चीज़ें देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। कुछ देर के बाद विंग के डैड और लैन सेजन अच्छे से डिनर को कर लेते हैं। फिर वो वहाँ से ऑफिस के लिए चले जाते हैं। वांग जी अपनी घर से बाहर आता है और वो बाइक को लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। आधे घंटे के बाद वांग जी अपने कॉलेज पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स वहीं बाहर थे और उसका वेट कर रहे थे। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है, हे गाइस क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर। ने हुसैन जल्दी से वांग जी के पास आता है और बोलता है, वांग जी तुम आ गई, थैंक गॉड, हम तो कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, क्या हमें चलना नहीं है आज वहाँ पर। वांग जी बोलता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। ने हुसैन बोलता है, वांग जी क्या तुम आज भी फिर बाइक से। वांग जी उनकी ओर देखता है, बोलता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इसके बाद वो सभी लोग कार्स के अंदर बैठ जाते हैं और पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो एक फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। ये फार्म हाउस दिखने में बहुत बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था। चारों तरफ जंगल का एरिया था, लेकिन फिर भी इतना खूबसूरत था और वहाँ पर आसपास बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब चीज़ें इन्हीं के लिए डेकोरेट की गई हो।
वांग जी इस जगह को देखकर स्माइल करता है और वो सभी लोग अंदर जाते हैं। अंदर तो एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था। सभी लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। वो सभी लोग भी अंदर जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तभी वांग जी के पास एक लड़की आकर बैठती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट लग रही थी। इसका नाम है वांग लिंग जाओ। वांग जी के पास बैठती है और बोलती है, हाँ वांग जी, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो आज। वांग जी बोलता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है ना वांग लिंग जाओ। वांग लिंग जाओ स्माइल करती है और बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ। तभी वहाँ पर एक और गर्ल भी आती है जो वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, वांग जी, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इसके साथ बैठोगे तो तुम्हारी इमेज डाउन हो जाएगी? जब वांग लिंग जाओ ये सुनती है तब वो अपनी जगह से खड़ी होती है और उस गर्ल की ओर चिल्लाते हुए बोलती है, वैन किंग, अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारा मैं वो हल करूंगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। वैन किंग स्माइल करती है और बोलती है, ओह रियली? वांग लिंग जाओ बोलती है, हाँ बिल्कुल। वैन किंग उसकी ओर देखती है और बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, समझ आया तुम्हें? वांग जी उनकी ओर ही देख रहा था। तभी वहां पर वैन चाओ आता है और बोलता है, हे तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? वैन किंग जल्दी से वैन चाओ की ओर देखती है और बोलती है, ओह वैन चाओ, कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड को उसकी जगह दिखा रही हूँ। जब वैन चाओ ये सुनता है तो वो स्माइल करते हुए बोलता है, ओह रियली? तभी वहां पर नी हुसैन भी आता है। नी हुसैन स्माइल करता है और बोलता है, हे वांग जी, क्या तुम पार्टी एंजॉय कर रहे हो? आज देखो ना, प्लान चाओ ने कितनी अमेजिंग पार्टी दी है। वैसे मैं तो इस चीज का आदी हो गया हूँ क्योंकि हमारा वैंग चाओ हमेशा ही चीजों से हारता रहता है। तब इतनी हुसैन वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, हे वैन चाओ, तुम्हारे कहीं गाल में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? वैन चाओ घूर कर नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, नी हुसैन अपना मुंह बंद रखो। नी हुसैन वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, ओह सॉरी वैन चाओ, मुझे लगा तुम्हारे गाल पर दर्द हो रहा होगा। क्या करें, कल उस लड़की ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जोर से स्लैप कर दिया था ना? वैन चाओ बोलता है, नी हुसैन तुम अपना मुंह बंद रख रहे हो या नहीं? नी हुसैन स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मेरी क्या गलती? अगर तुमने उसको किस किया जाके और उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो? वैसे भी तुम हमेशा ही बैट तो हारते ही हो ना वैन चाओ, इसमें इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। और दूसरी तरफ वैन चाओ, हमारे वांग जी को देखो जो आज तक एक भी बैट नहीं हारा है। वैन चाओ बोलता है, ओह अच्छा ऐसा है क्या? नी हुसैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। वैन चाओ बोलता है, तो देखते हैं फिर आगे, कोई बात नहीं, एक दिन तो आएगा ही जब वो हार जाएगा। नी हुसैन स्माइल करता है और बोलता है, आ देखते हैं। इसके बाद वो लोग पार्टी करने लगते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जियांग फेंग म्यान हॉल के अंदर बैठे हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहे थे। मैडम ये उनके पास आती हैं और बोलती हैं, अब चिंता क्यों कर रहे हैं, हम जल्द ही हमारे बच्चों को फिर से देख पाएंगे। हमें तो खुश होना चाहिए ना कि हमारे बच्चे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। चांग फेंग मैन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैडम यू बोलती है चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। तभी वहाँ पर वी जिंग और जेंग जेंग आ जाते हैं। उनके सामान को उन्होंने पैक कर लिया था। मैडम यू खड़ी होती हैं और बोलती हैं, बच्चों तुम लोगों ने अच्छे से अपने सभी सामान को पैक कर लिया ना? चैंग बोलता है, हाँ मॉम, हमने सभी चीज़ें अच्छे से पैक कर ली हैं, आज चिंता मत करिए, सब सही होगा। तभी जियांग यानली भी आ जाती है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से कार के अंदर बैठ जाते हैं और यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं। लगभग 4 घंटे ड्राइव करने के बाद वो सभी लोग यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। यूनिवर्सिटी को देखते ही वी जिंग बोलता है, वाह चैंग देखो ये कितनी खूबसूरत है। जियांग चैंग भी यूनिवर्सिटी को देखने लगता है और बोलता है, हाँ वी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो तो बस सभी चीज़ें देखते ही जा रहे थे। वे जिंग और उसकी पूरी फैमिली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और सभी चीज़ें अच्छे से वहाँ पर डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा देने के बाद फिर वो अपने रूम की ओर चले जाते हैं। रूम के अंदर आने के बाद वी जिंग रूम को देखता है और बोलता है, वाह ये बहुत खूबसूरत है। चैंग भी बोलता है, हाँ वी सच में बहुत अच्छा है। इसके बाद जैंग फेंग मैन बोलते हैं, चलो बच्चों हम तुम्हारे सामान को अच्छे से रूम के अंदर एडजस्ट करवा देते हैं। वी जिंग और जैंग जैंग बोलते हैं, हाँ। इसके बाद वो सभी लोग वी जिंग और जैंग का सामान उस रूम के अंदर अच्छे से रखवा देती है। सामान को रख देने के बाद फिर वो बोलते हैं, मॉम डैड सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि अब हम यहाँ पर रहेंगे। मैडम यू उन दोनों को हक करती हैं और बोलती हैं, चिंता मत करो मेरे बच्चों, हम जल्दी ही मिलेंगे। वही बोलता है, हाँ। इसके बाद मैडम यू और जियांग फेंग म्यान और जियांग यानली वहाँ से चले जाते हैं। वे यिंग और नी हुसैन उन दोनों को सी ऑफ करते हैं और फिर वो वापस से अपने हॉस्टल के उस रूम में आते हैं। वे यिंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, चैंग क्यों ना हम बाहर कहीं चले? चैंग बोलता है, नहीं वी मुझे नींद आ रही है,
हम कल चलेंगे और मैं कल सुबह लेक्चर्स के लिए लेट नहीं होना चाहता। वी यिंग मुँह बनाता है और बोलता है ठीक है, और फिर वो भी आराम से सो जाता है। वी यिंग को नींद तो नहीं आई थी अपने रूम के बिना, लेकिन वो क्या कर सकते था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 6 बज जाते हैं। वी यिंग उठ जाता है और चैंग को उठाता है। आज गुसू यूनिवर्सिटी में उनका पहला दिन था। चैंग और वी यिंग दोनों ही रेडी होकर अपनी क्लासेस के लिए निकल जाते हैं। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ एवरीवन जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को यू आर द कर्स ऑफ माई लाइफ फंक्शन FF का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा।